वो जब 2014 में दिल्ली की गद्दी संभालने आ रहे थे तो नारा लगा अच्छे दिन आएंगे। फिर उन्होंने नया भारत बनाना शुरू किया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सारे सपने दिखाए गए। खैर, ना वो हुआ ना अच्छे दिन आए। 2019 में भी अच्छे दिन नहीं आए। ये जरूर हुआ कि बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड जरूर तोड़ा, लेकिन उसे भूल जाइए। आप उनसे सवाल मत कीजिए, उनसे हिसाब किताब मत मांगिए, क्योंकि सरकार आपसे कह रही वो तो भविष्य में झांक रही है, 25 साल आगे की ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। संजय ने अंधे धृतराष्ट्र को महाभारत का मंजर दिखाया था दूर से बैठ के। ये हमें धृतराष्ट्र ही मान रहे हैं। 25 साल आगे का भारत दिखाना चाहते हैं, तब होगा अमृतकाल। लेकिन नए भारत का आगाज हम सब देख चुके हैं और देख रहे हैं। इनका महाभारत कैसा होगा, खुदा जाने कैसा होगा अमृतकाल। मैं कोई पहेलियां नहीं पूछ रहा हूं, बस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की कुछ हाइलाइट्स आपको बता रहा था। अमृतकाल वाली हाइलाइट। सीतारमण ने कहा कि यह बजट भारत के 75वें साल पर ही केंद्रित नहीं है, यह सरकार 25 साल आगे का देख रही है। जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, यह बजट उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने में पहला कदम है और तब आएगा अमृतकाल। कुल मिलाकर सरकार हमें यह बता रही कि अच्छे दिन और 25 साल टल गए, अब 2047 में आएंगे, अगर आएंगे। इसलिए इंतजार कीजिए अमृतकाल का। दरअसल आम आदमी के लिए अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, केवल पूंजीवादियों के लिए ही अच्छे दिन चल रहे हैं। विपक्षी कांग्रेस का मानना है कि यह जीरो सम बजट है, यह बजट पूंजीवादी बजट है। By any standard, today's budget speech was the most capitalist speech ever read by a finance minister. The FM has mastered the jargon of capitalist economics. Read her speech again. Count the number of times she used the words digital, portal, IT-based, paperless, database, ecosystem, global, Atmanirbhar. The word poor occurs only twice in paragraph 6, and we thank the FM for remembering that there are poor people in this country. आदरणीय साथी, जैसा चिदम्बरम साहब ने कहा, ये सरकार केवल कुछ पूंजीपतियों की चाकरी कर देश के मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा, गरीब, किसान, मजदूर, उनकी घोर अनदेखी और उनसे क्रूरता कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज में नफरत और बंटवारा ही उनकी चुनावी कामयाबी का एकमात्र सूत्र है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, आपको यह बजट कैसा लगा? 10 में से कितने नंबर देंगे आप इस बजट को? जरूर बताइएगा। बीते 2 साल पैंडेमिक था, इकोनॉमी माइनस ग्रोथ में गई, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, उनके धंधे चौपट हुए। लेकिन इस बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए बूस्टर के नाम पर लगभग ना के बराबर। किसानों के लिए कोई नई बात नहीं। बात तो थी 5 सालों में उनकी आय दोगुनी होगी, लेकिन उस बारे में यह बजट चुप्पी साध लेता है। किसानों के बारे में बजट में सरकार की चुप्पी पर किसान नेता और किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले योगेंद्र यादव ने कहा कि यह सरकार किसानों से क्या उनके आंदोलन का बदला ले रही है? पिछले तमाम बजट में किसान के लिए सुंदर सुंदर डायलॉग होते थे। पैसा वैसा नहीं होता था, डायलॉग बड़े सुंदर दिए जाते थे। इस बार पैसा भी नहीं था, डायलॉग भी नहीं था। बस 2.5-3 मिनट के अंदर 90 मिनट की स्पीच में 2.5-3 मिनट में कृषि के बारे में कुछ बोल बाल के आगे चली गई। अब मुझे किसानों से कोई लेना देना नहीं है। चुप्पी थी। 2022 वो साल था जबकि सरकार की घोषणा किसानों की इनकम डबल करने की इस बजट में पूरी होनी थी। पिछले 5 बजट से सरकार डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का डबरू बजा रही है। इस बार एक शब्द नहीं बोला।
दरअसल किसान ही नहीं, शहरी मिडिल क्लास के लिए भी इस बजट में कोई रिलीफ नहीं है। उन सब के लिए कुछ नहीं जिन्होंने कोरोना पैंडेमिक की मार सबसे ज्यादा झेली, नौकरियां गंवाई, जिनकी आमदनी छिन गई। वही वर्ग आज महंगाई के बोझ तले दर्द से करहा रहा है। मनरेगा पर भी सरकार चुप्पी साध लेती है। राज्य सरकारों को मनरेगा का 15,000 करोड़ देना है, मगर उस पर कोई बात नहीं। किसान, कामगारों, आम आदमी चाहे तो सड़क पर जाकर भारत माता की जय के नारे लगा सकता है, लेकिन उसे भी पता है कि राष्ट्रवाद से पेट नहीं भरता। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने पीएम केयर वाले जुमले पर तंज कसते हुए इस बजट पर टिप्पणी की और कहा, ये पीएम डज नॉट केयर बजट है। लेकिन बावजूद इसके सरकार सब्ज बाग दिखाना खूब जानती है, सुनहरे सपने दिखाना खूब जानती है। उसके वादों में कोई कमी नहीं आई इस बजट की स्पीच के दौरान भी। इसलिए वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को बूस्ट करना होगा। हाईवे बनवाए जाएंगे और एक्सप्रेसवे बनवाए जाएंगे। सरकार 1/3 कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, करीब 2 लाख करोड़ रुपए और इन सब से रोजगार पैदा होंगे। अगले 5 साल में 60 लाख नए रोजगार क्रिएट किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब रोजगार का मौजूदा संकट है, उससे उबरने के लिए सरकार के पास कोई इमीडिएट प्लान नहीं है। अमृतकाल तो किसी ने नहीं देखा, जुमले तो जुमले होते हैं। दरअसल आज के नए भारत की हकीकत यह है कि 3.5 करोड़ युवा नौकरी की तलाश में हैं, सड़क पर हैं। 3 में से 2 युवा बेरोजगार हैं। सरकार की 8 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली पड़ी है, जिसमें से सिर्फ 1 लाख रेलवे की सरकारी वैकेंसी को भरने के लिए भी 3 साल पर इम्तिहान हुए और रिजल्ट के तौर पर युवाओं को लाठियां खानी पड़ी पुलिस की। इस बजट की 2 हाइलाइट्स और बताता हूं, और उसके आगे करेंसी शब्द जुड़ा है। एक तो ये कि रिजर्व बैंक जल्द ही डिजिटल करेंसी जारी करेगा। दूसरा ये कि डिजिटल एसेट ट्रांसफर यानी क्रिप्टो करेंसी के जरिए कमाए धन पर 30% टैक्स लगेगा। और तीसरा इससे ही जुड़ा कि दरअसल सरकार ने एक तरह से क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी है, और वो भी चोर दरवाजे से। तो इंसानों से नफरत सिखाते सिखाते उनकी शब्दावली भी डिजिटल होती जा रही है, जिसमें सब कुछ डिजिटल है और ह्यूमन टच गायब है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि ऐसा क्यों है कि भूखमरी, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है, मगर सरकार के पास इस तबके को राहत देने के लिए बजट में कुछ नहीं है। राहत उनके लिए है जो 10% है, मगर देश की संपत्ति का 75% संपत्ति उसके मालिक बने बैठे। तो क्या कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री, वित्त मंत्री चिदम्बरम ने सही कहा कि यह सरकार दरअसल कैपिटलिस्टों की सरकार है, पूंजीवादियों की सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के फायदे की सोचती है, सिर्फ उसी के फायदे को गति शक्ति देती है, पीएम गति शक्ति? मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं, आपको यह बजट कैसा लगा? इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।